नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये हमारे पोस्ट बजट सेशन हैं जिसके अंदर हम जानना चाह रहे हैं कि बजट ने असल में आम आदमी को दिया क्या। आज मैं ये जानना चाहूँगा कि टैक्स की मद में जो पैसे रिसीव होंगे किस तरह से रिसीव होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, और साथ साथ इनकम टैक्स के अंदर ख़ास तौर पे जो छूट दी गई है 12 लाख सालाना कमाने वाले लोगों को, उसके फ़वाइद आम लोग किस तरह से भरपूर अंदाज में उठा सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिनका एडवांटेज ले सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म का बहुत शोर शराबा हुआ, जनाब इसाक डार साहब ने शोर मचाई रखा 4 साल। टैक्स रिफॉर्म IMF आए, वर्ल्ड बैंक आए, जो आए बोसा दे हमें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हमारे गाल पर भी जो है वो बोसा देकर फिर उसके बाद कहा करते थे जनाब शाबाश, वेरी गुड, क्या आप लोगों की फाइनेंशियल कारकर्दगी। अचानक जो ही हमारे साबका वज़ीर आज़म नाअहल हुए, उसके बाद से पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी इसका तो जनाब बेड़ा गर्क हो चुका है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इतनी बुरी इकॉनमी तो कहीं भी नहीं है, ये इकॉनमी तो सब सहारन अफ्रीका जैसी है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अचानक कैसे याद आ गया। और फिर टैक्स रिफॉर्म का मामला, इस बजट के अंदर तो टैक्स रिफॉर्म के मामले में कोई बात मैंने सुनी नहीं, सिर्फ बात सुनी मेजर्स की, रेगुलेटरी मेजर्स की। तो वो मुझे क्लैरिटी नहीं मिली कि रिफॉर्म का इतना चर्चा किया, इतनी चाय हमारे यहाँ चाय बनाने वाली कंपनियों ने नहीं पैदावार की जितनी ये मीटिंगों में पी गए। चाय पी पी के इन्होंने पता नहीं क्या डिस्कस किया, क्या इनके दरमियान जो इन्होंने कमेटियाँ बनाई थी डिस्कशन के लिए, उन्होंने क्या डिसाइड किया। एनीवे, इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी हमारी। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, जनाब बशारत कुरैशी साहब, इन कमिश्नर हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। बशारत कुरैशी साहब, अब मेरे जहन के अंदर जो उभरता सवाल है सबसे पहला वो ये है कि मुझे सबसे पहले ये क्लेरिफाई करें कि ये सबसे मीठी गोली जो थी इस बजट के अंदर वो थी इनकम टैक्स के अंदर आम आदमी के लिए छूट, यानी 1 लाख रुपया माहाना कमाने वाला शख्स जो है मुतमईन हो जाए, अब उसको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, ताहम रिटर्न वो फाइल करेगा। इसकी थोड़ी वजाहत करें। ये अपना नासिर साहब बहुत पुराना मुतालबा था कि टैक्स एक तो रेट कम किए जाएं और दूसरा ये कि टैक्स की जो बेसिक एग्जम्पशन है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से ये बहुत देर से 4 लाख 3 लाख चली आ रही थी, तो इसका बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इनकलाबी इकदाम है जो नई टीम जो है इसने लिया है, मिफ्ता साहब ने और राना अफजल साहब ने और FBR की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, चेयरमैन वगैरह ने। तो ये इससे पहले ही होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक ये था कि छठा बजट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग N का, और शायद ये इलेक्शन की वजह से इन्होंने डिले किए रखा कि इलेक्शन के करीब जाके ये एक राय दी जाएगी। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का मफाद है, वहाँ सिटिंग गवर्नमेंट का अपना भी एक मफाद है कि एक पॉपुलर बजट उन्होंने पेश किया जिसका उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये जो इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात ये हुई कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, वहाँ पर भी एक जो % होता है वो सालाना बुनियादों के ऊपर इन्होंने प्रिंसिपली डिसाइड किया हुआ है, उसको कम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कारोबारी जो हल्के हैं वहाँ से आवाज़ आती है कि और कम करो। देखें, ये ग्रेजुअली कम हो जाएगा। ये किसी ज़माने में 55% था, 50% हुआ, 40 हुआ, 35 हुआ, 35 से ये ग्रेजुअली एवरी ईयर 1 ईयर इसमें डिक्रीज़ किया जा रहा है। तो ये अल्टीमेटली एट पार आ जाएगा। लेकिन चूँकि कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स में और बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरीज होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑफसेट हो जाती हैं, तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा है। वैसे वर्ल्ड ओवर आप देखें तो इंडिविजुअल का रेट ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट का रेट कम है, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन ये कि पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया से डिफरेंट होती रही हैं, हर चीज़ में, नॉट ओनली इन टैक्स, किसी भी शोबे को आप ले लें तो हम मतलब एक बहुत पीछे हैं। हमारी रिसर्च नहीं है, R&D पे हम पैसा नहीं खर्च करते, हम दुनिया क्या कर रही है उसके साथ हम नहीं चलते, और हमारी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लेकिन ये है एट एवरी लेवल, जी, एट एवरी लेवल एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी FBR को इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। मैं बार लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि FBR इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सारा सोसाइटी में हैसल, सोसाइटी नीचे जाती है या ऊपर जाती है, तो सारे चूँकि नीचे जा रहे हैं इसलिए FBR भी नीचे गया। लेकिन ओवरऑल FBR की कारकर्दगी बेहतर है बाकी महकमों से, यानी ये मैं कोई बायस की वजह से नहीं कह रहा,
ठीक है, बहुत सारी मतलब वहाँ पे खराबियाँ हैं। योर डिसइल्यूजनमेंट इज शेयर्ड बाय मी एज वेल हाँ जी, एंड बाय सो मेनी अदर एजुकेटेड पीपल इन दिस जी, कंट्री एंड आई होप कि ये एक साथ ही ऊपर जाए हाँ जी। और फिर सारा ही माशरा ठीक हो जाए। लेकिन जी वो मैं एक बड़े शरीफ आदमी से मिला तो वो पाकिस्तान पे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान उस दिन पाकिस्तान बन जाएगा जिस दिन टैक्स के हवाले से बात हो रही थी, हमारे एक बहुत सीनियर अफसर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन टैक्स पेयर वकील या टैक्स पेयर तुम्हारे पास आएगा, यू आर बीइंग टैक्स पेयर, आप बैठे हो, आप कहते हो आपका 100 रुपये टैक्स बनता है, तो वो कहता है नहीं सर मेरा टैक्स 100 नहीं, मेरा 110 बनता है। यानी जब मेरी और उसकी डायरेक्शन एक होगी पाकिस्तान, अब चूँकि मेरी उसकी डायरेक्शन टैक्स बचाना है और मेरी डायरेक्शन कुछ और है, तो फिर वो क्लैश है, तो चीज़ें सीधी नहीं हो रही। तो चीज़ें सीधी उसी सूरत में होंगी जब सारे लोग, उनकी सोच पाकिस्तान होगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान होगी, अपनी ज़ात से हट के होगी, तो उस वक्त चीज़ें ठीक होंगी। इसमें बहुत बड़ी सारी गहरी बात हाँ, की है उसमें जिसके ऊपर एक नशिस्त आपके साथ बाकायदा लगता है रखनी पड़ेगी। हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर आपका कोई सियासत की तरफ ना बन जाए। नहीं नहीं, सियासत की तरफ नहीं जी, मैं तो अब सियासत की क्या उम्र रह गई है, नौकरी भी आखिरी लम्हे पे है, और सोच ये आती है कि हम अपने बच्चों को कोई अच्छा पाकिस्तान दे जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अच्छे पाकिस्तान के लिए इन्होंने कहा कि जनाब वाला हम टैक्स रिफॉर्म करेंगे, उस कमेटी का जनाब पूरे तरीके से इन्होंने वबांगे दौल ऐलान किया, कमेटी थी पता नहीं क्या था, क्या एडवाइजरी कमीशन बना था, कमीशन बनाया इन्होंने, उसमें जनाब चाहे पापों को रख के जनाब इतनी दावतें की गई, बैठा गया, उसमें डिस्कशनें हो रही हैं, बिजनेस के लीडर आ रहे हैं, लॉयर उसके अंदर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कुर्सियां यकीन करें घिस भी गई, टूट भी गई, जिनके ऊपर इन्होंने मीटिंगें की। टैक्स रिफॉर्म कहाँ है, किधर है बजट? हाँ नहीं, ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म नहीं है, ये मेजर्स हैं। हाँ मेजर, ये मतलब है कि एक इसमें कुछ लॉन्ग टर्म भी हैं जो टैक्स रिफॉर्म का हिस्सा है, जैसे टैक्स रेट कम होना था। ये टैक्स रिफॉर्म कमेटी के सब लोग जो बड़े सीनियर लोग थे उन्होंने बड़ी एफर्ट की। इसमें एक जो स्पेशली सेल टैक्स पे टैक्स रिफॉर्म की जो प्रपोजल्स थी वो तो खैर बिल्कुल साइड पर रख देंगी। उनका ये ख्याल था कि सिंगल डिजिट टैक्स लगाया जाए सेल टैक्स में और अक्रॉस द टेबल लगाया जाए। सर सेल टैक्स पिल्फरेज लीकेज इसको रोकने के लिए कौन सा रिफॉर्म आया, मुझे ये बता। देखें, रिफॉर्म तो नहीं आई लेकिन ऑटोमेशन हुई है उसमें। अब देखें कि ज़माने में फ़ेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का बहुत ज़्यादा था, और वो उसमें सिस्टम ही ऐसा था, निज़ाम ही ऐसा था कि उसमें इतने लूप होल थे कि खामखा लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और लोगों ने पैसे बनाए। और पैसे मैं ये बार बार कहता हूँ कि पैसे टैक्स पेयर्स ने नहीं बनाए, पैसे महकमे वालों ने भी बनाए, और महकमे के साथ मिले बगैर पैसा बनते ही नहीं है। ठीक है ना जी, ये फैक्ट है। वो तमाम मैं जानता हूँ, हाँ जी, तो वो उसमें कोलूजन था, ठीक है जी। और अब कोलूजन के कम से कम थ्रू ऑटोमेशन रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यानी आपका रियल टाइम जो है वो हो गया है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी जी, नॉन प्रेमिसेस, नॉन इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस के ऊपर लोग जो है वो सेपरेटली पैकिंग करके प्रोडक्ट्स की या अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो वहाँ से मतलब ये कि पार्शली पैक करके या मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, और डिस्क्लोजर मतलब कस्टमर से सेल टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन इदारे तक नहीं पहुँचाते। कौम का रेवेन्यू जो है वो उनको नहीं मिलता, बल्कि डबल उनको फ़ायदा होता है क्योंकि चीज़ भी बेची उसके बाद उसका। ये तो आपकी नोटिस में होगी जी, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे नहीं है, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेट में हैं ही नहीं। जो टैक्स नेट में है उसका तो बहरहाल किसी ना किसी तरह टैक्स आ जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो जिस तरह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि जैसे ये होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, मैं और आप जाते हैं 13% ले लेते हैं, ले लेते हैं। पंजाब में 14-15% है, यहाँ सबसे कम है सिंध में SRB में। ठीक है जी, उसमें से उन्होंने फ़र्ज़ करें मेरे आपसे 100 रुपये ले लिए तो वहाँ सिर्फ 10 रुपये जमा होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अनजस्ट इन एनरिचमेंट, यानी सिस्टम ऐसा है जो बिजनेसमैनों को, मतलब आई हैव पेड एज अ टैक्स पेयर थिंकिंग दैट आई एम अ सिटीजन, वहाँ नहीं गया, आगे नहीं से जमा, खजाने में नहीं गया, खजाने में नहीं। और ये सारे ही करते हैं, सिवाय ये एक मल्टीनेशनल जैसे KFC वगैरह हो गए, मैकडोनल्ड वगैरह हो गए, इनकी चूँकि सेल जो सारी है वो बाहर जाती है, रिकॉर्ड होती है, जो इनकी जिनकी फ्रेंचाइज ली हुई है, बाकी सारे ही ये काम करते हैं। नहीं, बल्कि एक मैंने सुना था एयरलाइन का भी मामला हुआ था, वो भी बाहर की थी, उसको पकड़ लिया था। हाँ, वो पकड़ लिया था, वो हमारे बहुत अच्छे एक अफसर है मकसूद जंगीर साहब, उन्होंने पकड़ा था और 1.5 अरब रुपया जमा करवाया था। 1.5 अरब रुपया, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये तो हर स्टेज पे हर रोज़ हो रहा है मेरे आपके साथ, पूरी आवाम के साथ हो रहा है। अनजस्ट एनरिचमेंट हो रही है। मैंने सुना है कि ये FMCG में भी हुआ है कहीं कहीं, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर अपना बिस्कुट हो गए या कोई
इस तरह की चीज़ हो गई। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे पता ये लगा कि वो काउंटर फिटिंग नहीं है, लोग उसको समझ रहे हैं कि वो काउंटर फिट प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं की गई और होलसेल मार्केट में लाकर डाल दी गई या अलग से लाकर डाल दी गई। मैं कर रहा हूँ कि वो सिस्टम में आती ही नहीं है, ये वो अपनी सेल का हाँ, सेल का हिस्सा नहीं दिखाते उसे, हो जाती है सारी। हाँ, और अगर पकड़ी जाए तो कहते हैं ये काउंटर फिट है। हाँ जी। मैंने ये भी सुना है, मुझे फिर किसी ने बताया कि ये काउंटर फिट नहीं है, वो तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर उसके पीछे है। आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई हैव हर्ड। ये हो रहा है, ये इसको तो आप टोटल बेईमानी कहेंगे ना जी। यानी टैक्स चोरी इसका एक एस्पेक्ट है, ये सिर्फ टैक्स चोरी के लिए नहीं हो रहा, लेकिन सिटिजन ने अपना हक अदा कर दिया है। सिटीजन ने अपना यहाँ उन्होंने सिटीजन के से पैसे चले गए हैं, सिटीजन से हर स्टेज पे जा रहे हैं ना जी। अब आपका एक सिलसिला चल रहा है, आजकल ऑडिट कर रहे हैं FBR के साथ, इनके साथ जो मोबाइल कंपनीज के साथ हैं, इनके बारे में पता चला कि ये पूरा टैक्स नहीं, घरों से वही सामान निकल रहा है लोगों के, मैंने जो सुना है। नहीं, अदरवाइज ये जो मेरे आपसे टैक्स ले रहे हैं ये पूरा जमा नहीं हो रहा। ओह यस, ये भी हमारे FBR में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इनका ऑडिट कर सकें। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द टेलकोज। हाँ जी, टेलीकॉम कंपनीज की भी बिल्कुल ये बड़ा अहम मौजू है नाजरीन, इसके ऊपर हम बात करते हैं और मजीद इसी ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ये टेलको कंपनी के अंदर जो ही आप कार्ड भरेंगे, खूबसूरत सी लड़की की आवाज़ आएगी कि आपके इतने पैसे भरे गए, इतने हमने काट लिए, ये बता रहे हैं कि अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वो हमें मिल भी रहे हैं बतौर एक हुकूमत या नहीं मिल रहे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं बजट कैसा रहा, किस तरह का रहा। तो बशारत कुरैशी साहब वो लोग तो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जब उनका ऑडिट करते होंगे तो टेलीफोन वगैरह भी आते होंगे, मत करो, फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्या करें। तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन मिलेगी आपको, आपके ख्याल से? जी बेशारा साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि बोर्ड लेवल पे इसका ऑडिट हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन उसमें बहरहाल ना सिर्फ डिस्टॉर्शन है बल्कि टैक्स एविजन मौजूद है। बिल्कुल है जी। एंड दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग। जी बिल्कुल है जी। और वो उनका ऑडिट अदरवाइज जैसे आपने कहा कि विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो उनके कस्टमर्स इतने ज़्यादा हैं, यानी सिस्टमिक भी बहुत मुश्किल है और हमारे सिस्टम में भी काम करना हमारे FBR वालों की कैपेसिटी भी नहीं है। ये तो कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट को ऑडिटर बिठाए जाएं, और उसके लिए इस दफ़ा इन्होंने प्रोविजन बोर्ड FBR अपना फाइनेंस बिल में क्योंकि उसमें आपको PTA को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। हाँ जी, कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है ना टैक्स के, उनसे हम ऑडिट करवा सकते हैं। शायद बोर्ड वालों के जहन में यही बात हो, इसका बैकग्राउंड यही हो कि इस किस्म की जो कंपनीज हैं जिनका ऑडिट हम लोग इनकम टैक्स वाले नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, या उनके जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं उसको समझने के इशू हैं, या उनको जिस तरह वो छुपा लेते हैं टेक्निकली, हमारे पास वो नो हाउ नहीं है। तो उसके लिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर जनाब डॉक्टर अशफाक साहब, जो कि मैं कहूँगा कि इस मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और मैं इस दफ़ा उनकी राय नहीं ले सका बजट के ऊपर। अच्छा एक मौका है उनसे मैं जानूँ। सर, आपने बजट की तकरीर सुनी होगी, तमाशा भी बहुत लगा, ड्रामा भी बहुत हुआ, एक सियासी जिसे कह सकते हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई, लेकिन बजट में था क्या? अपना जायज़ा थोड़ा सा बताएं ताकि हमें समझ में आए आपकी लेंस से कि बजट को आपने कैसा पाया। आपके पास कितना टाइम है सुनने के लिए ये बात? मैं इसके जवाब दूंगा बड़े, लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके से जवाब दूंगा, जैसे आम आदमी की ज़बान में बोलूंगा। सर आप जवाब दें, मैं सुनूंगा आपका जवाब। अगर मुकम्मल ना भी हुआ मैं दोबारा कल सुनूंगा, आप बस बात करें अपनी खुल के। ज़्यादा लंबा नहीं है जी सर करें सर बात। आपने बजट के बारे में जिक्र किया ना सर, मैंने कहा आप जायजा दें पूरे बजट का अपनी लेंस से। बजट का, हाँ, बजट का जायजा ही मैं पेश कर रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से देखें कि एक कंपनी है जो कुछ दिनों से बड़े माली परेशानियों में, दुश्वारियों के शिकार थी। वो कंपनी, तो कंपनी ने एक नया CFO अपॉइंट किया। जब वो CFO आया तो उसको कहा गया कि भाई आपने कंपनी के जो माली हालत को बेहतर करना है, उसने बेहतर करने के बजाय
उसने नंबरों की हेरा फेरी शुरू कर दी और जो रिपोर्ट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता था उसमें कंपनी कागजों पे बहुत बिल्कुल ठीक ठाक थी, अंदर से खोखली हो रही थी फाइनेंशियली। ठीक है। एक वक्त आया कि उसको खुद एहसास हो गया कि अब मैं ऐसे जगह पे पहुंच गया हूं कि जहां अब ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। वो मुल्क से फरार हो गया। उसके बाद एक कंपनी ने फिर एक और रख लिया अपना एक चार्टर्ड CFO। सर ये फर्जी कहानी है या हकीकी कहानी है? क्योंकि इससे कोई हकीकी मुकम्मल कर दूं फिर आप खुद आपके सवालों के जवाब इसी से मिल जाएगा। जी सर। तो उसने एक नए CFO को लगाया। तो नया CFO जब आया उसने जब फाइनेंशियल हेल्थ देखा तो उसको अंदाजा हो गया कि मामलात बड़े खराब हैं। इस दौरान में ये था कि चूंकि कंपनी माली हालत उसकी ठीक नहीं थी तो मुलाजमीन जो है बड़े गलम्बल करते थे कि हमें ना कोई बोनस मिलता है ना हमें कुछ मिलता है। तो इसने ये किया आकर कि कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई, उनके मुराद बढ़ा दिए। उन्हें कहा कि भाई आप लोग लंच करते हैं कंपनी में तो ये कंपनी इसके पेमेंट करेगी, आप चाय पीते हैं चाय भी कंपनी देगी, आपके ट्रांसपोर्ट के अलाउंस बढ़ा दिए। वो कंपनी के मुलाजिमीन ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इस CFO को पता था कि 1 महीने के बाद मैंने तो होना ही नहीं है। तो जो आने वाला CFO होगा वो अब कैसे काटेगा इन मुराद को कि जी आप तनख्वाह में आपके वापस ले रहा हूं, अब आप अपनी जेब से पे करेंगे जब आप लंच करेंगे। तो मुलाजिमीन ने शोर मचाना है। तो यही बजट बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए उन्होंने लैंड माइन बिछा दिया है कि वो कुछ कर नहीं, जहां करेगा शोर हंगामे होंगे, वो मुराद तो कट नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी का जो आपको एग्जाम्पल दिया था, पाकिस्तान की हालत इसी कंपनी की तरह है कि ये बजट बिल्कुल इसी तरीके से है कि ये आने वाले के लिए एक मुसीबत क्रिएट करेंगे और फिर कहेंगे देखें हम तो कितने मुराद हमने दिए थे, हम मुलाजमीन को के लिए कितनी हमदर्दी है हमारे इस पे, और ये सारी चीजें हो रही हैं आखिरी दिनों में जाकर। हमदर्दियां आखिरी दिनों में आई थी। उनको पता है कि ये आने वाले भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा और उसके लिए मसाइल क्रिएट करेंगे। सर डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क के हालात ने और कुछ किया ना हो, आपको नावल निगार ज़रूर बना दिया है, क्योंकि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी भी की है और पूरे मामले को हमारे सामने बयान कर दिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब ये जो लैंड माइन बिछा दी है, इसके ऊपर जो एक के बाद दूसरा बंदा जो भी कदम रखेगा तो ये फटेंगी, तो फिर क्या होगा आगे आने वाले दिनों के अंदर? आपको लगता है कि कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, इनकी हुकूमत दोबारा वापस आएगी? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? बिकॉज अगर आप कह रहे हैं लैंड माइन है तो फिर किसी ना किसी को नुकसान तो पहुंचाएगी। लैंड माइन एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा लैंड माइन वो है जो हमने बहुत सारी चीजों को बजट से बाहर कर दिया था। वो जो CFO जो है अपने अकाउंट्स को कुक कर रहा था ना, वो यही काम कर रहा था, बहुत सारी चीजों को बजट से बाहर निकाल दिया। मिसाल के तौर पर सर्कुलर डेट, 2012-13 तक सर्कुलर डेट हमारे एक्सपेंडिचर का हिस्सा था, इसीलिए बजट का खसारा 2012-13 में जब हमने 480 बिलियन के जो पेमेंट कर दिए थे वन गो में, उसकी वजह से बजट का खसारा 8.2 पे चला गया था, % ऑफ GDP था। जैसे 2013-14 ऑनवर्ड आए, हमने सर्कुलर डेट को बाहर निकाल दिया। एक हमने कंपनी बना दी, वहां 400-500 कंपनी में हमने डाल दिया और बाकी जो है वो सर्कुलर में है। वो तो तकरीबन 1 ट्रिलियन जो है सर्कुलर डेट, ये किसी न किसी ने तो पेमेंट करना है उसको। इसी तरीके से हमने बहुत सारे रिफंड रोके हुए हैं। अभी कोई 350 बिलियन कहता है, कोई 300 बिलियन करता है, जितने भी बिलियंस हैं किसी ने तो वापस करना है उसको। सर ये बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं। आई विल आस्क यू होल्ड दैट थॉट। मेरे साथ यहाँ पर बशारत कुरैशी साहब भी मौजूद हैं और ये इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। तो मैं बशारत कुरैशी साहब एक सवाल आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि बेसिकली एमनेस्टी स्कीम्स के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ, बिकॉज दे आर नो एक्सेप्शंस इन द आइज ऑफ लॉ एंड इनकम टैक्स इटसेल्फ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। तो रियली स्पीकिंग, आप अगर एक थानेदार हैं, क्योंकि अब मैं भी मंजर कशी करूँगा जैसे डॉक्टर अशफाक साहब ने की, थानेदार हैं, सारी ज़िंदगी आपने जनाब कालिया डाकू का पीछा किया, उसके पीछे छापे मारे, अपनी रातें काली की, परेशान रहे और उसके बाद एक दिन हुकूमत ने कहा कि जी कालिया डाकू को हम माफ़ कर देते हैं,
बशारत कुरैशी साहब, आपने सारी ज़िंदगी जिस डाकू का पीछा किया है उसको हम आम इस्तिस्ना देकर माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो आम इस्तिस्ना सिर्फ कालिया डाकू के लिए और किसी के लिए नहीं। आंसर प्लीज़ सर। नासिर साहब, असल पहली बात तो यह है कि सारी उम्र कालिया डाकू का पीछा किया ही नहीं गया। अच्छा, ये एक मिथ है कि वह टैक्स वाले बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। ना सिर्फ टैक्स वाले बल्कि सारे ही महकमों ने वो काम नहीं किया। सारे पाकिस्तान के जो आर्गन्स हैं, जो स्टेट के जो फंक्शनरीज़ हैं, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि उनका डायरेक्शन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ना कभी थी, ना आज है, और शायद अल्लाह ना करे कि आगे भी ना रहे। तो डाकू का पीछा हमने कोई नहीं किया, ये बात झूठ है। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ उसके इश्तिहार लगाए हैं? नहीं वो देखें, ये डाकू पकड़ा गया तो उसको 5 लाख रुपए इश्तिहार देंगे। ज़रूर लगाए हैं। हाँ। हमारा तो यह है कि जो टैक्स पेयर आ जाता है, जो फाइल कर देता है, जो सिटिंग कहते हैं, जो मुर्गियाँ डरबे में बंद हैं, हम उनका गला आप ये दबाते कहें रहते जो हैं। मुजरिम इकबालिया बयान दे देता हम उसी को पकड़ नहीं, जो कैप्टिव असेसी हैं, जिनको हमने पकड़ लिया एक दफ़ा, जो गलती से जिन्होंने रन डाल दिया, उनको छोड़ के बाकी जो बाहर मुर्गियाँ फिर रही हैं, हमें कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको पकड़ सकें। चले यहाँ पर डॉक्टर अशफाक हसन साहब से भी थोड़ा एहतसाबी सवाल कर यानी लेता वो हूं बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। उसका सवाल यही इलाज यही था कि या दुश्मन को मार दो या उसके साथ सुलह कर लो, तो सुलह कर ली गई है। सुलह कर ली। ये डॉक्टर अशफाक हसन साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आप क्योंकि एक ज़माने में तो मैं ये कह सकता हूँ कि आधे वज़ीर ख़जाना तो थे एटलीस्ट पॉलिसी मैटर्स के अंदर, क्या आपने कभी कोशिश की इन टैक्स चोरों, लुटेरों और जिन लोगों ने इस मुल्क से बाहर पैसे रखे हुए उनको पकड़ने की? देखिए, आज भी जिस बेसिस पे बहुत सारे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह जो था, जो ज़माने में लोग हमें कंप्लेन करते थे कि आप ये इनकम टैक्स अफसरों को हमारे पीठ में सर से हटाएं, ये हर हमेशा साए की तरह हमारे पीछे होते हैं, तो ये हमने उनको हटाया। और आज भी हम उसी 2001 इनकम टैक्स की जो पॉलिसी थी उसके तहत ही आजकल भी वही चल रहा है। ये रिफॉर्म्स तो किए थे, लेकिन मुश्किल ये होता है ना कि रेले रेस का तो आपको पता है कि पीछे से जो दौड़ता हुआ आता है ना रेले स्टिक लेकर, वो आगे पकड़ाता है अपने साथी को और वो फिर आगे की तरफ जाता है। ठीक, हमारा जो कल्चर वो ये है कि एक खिलाड़ी जो है वो आगे को जब पहुंचाता है, वो बजाय आगे जाने के वो पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है। तो ये हमारा सिस्टम है कि देखिए, जब कोई रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो उसमें हमेशा उसमें बेहतरी की गुंजाइश होती रहती है, और इसीलिए रिफॉर्म, यानी जिसको कहते हैं ना, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज रिफॉर्म, इज चेंज। Dr. Ashfaq sir, Change is the only constant. I can consider myself a student of yours and so many other people who are economists because I learn from all of you. लेकिन यहाँ पर मैं एक पर्सपेक्टिव आपके सामने बयान करता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ उन सालों में ज़्यादा बेहतर रही है जब टैक्स जो है उसके कलेक्शन मेजर्स जो हैं रिलैक्स्ड रहे हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस चीज़ से अग्री करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ज़्यादा होती है जब पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन रजीम होती है वो रिलैक्स्ड होती है। अब इसका ऐसा होगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे। जी सर। और मैं जब हुकूमत में था उस वक्त भी यही कहता था, और आज भी मैं आपके चैनल के जरिए से नाज़रीन तक पहुंचा दूं, पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन हैज नथिंग टू डू विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब पाकिस्तान में इकोनॉमी 8% 9% से भी ग्रो करती रही है, FBR का टैक्स टू GDP रेशियो वही 9-10% पे रहता था। जब वो 2% से ग्रो करती है, FBR का टैक्स टू GDP रेशियो वही 9-10% रहता है। तो मेरा एक व्यू था कि आवर टैक्स कलेक्शन इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि जब हम जो आपके बैठे हुए हैं हमारे इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब, उनसे पूछें, हाँ बशारत साहब से पूछें कि टैक्स का टारगेट सेट कैसे होता है, क्या किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे होता है या बस हम एज ए रेजिडुअल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सर वैसे ये भी हमारे कैंप के बंदे हैं इस सिलसिले में। आई थिंक ही इज इन एग्रीमेंट विद यू, आई थिंक ऑन सम ऑफ द पॉलिसी मैटर्स। जी बशारत कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि ये
चूँकि FBR इंडिपेंडेंट नहीं है, FBR कोई रिसर्च विंग नहीं है जो ये देखे कि इकानमी मुल्क की किधर जा रही है, कौन सा सेक्टर ग्रो हो रहा है और इस सेक्टर में टैक्सेशन मेजर हमने क्या लेने हैं, इसको कैसे हमने इसकी ग्रोथ को हमने कैसे कैश करना है और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। एक मुल्क में एक सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, वो 10 साल ग्रो करके आगे बढ़ जाता है, लोग पैसे कमा के खा पी के बैठ जाते हैं। तो वन फाइन माइनिंग टैक्स वालों में से कोई कहता है कि यार ये लोग तो बड़े पैसे कमा रहे हैं तो इन पे टैक्स लगा दें, जब वो शोबा कमज़ोर हो चुका होता है प्रैक्टिकली, यानी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपनी पीक पे पहुंच चुका होता है, अब वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई इसमें देखा जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि इकानमी में कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अब ये CPEC की वजह से इकानमी किस तरह जाएगी, बोर्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जो ये सोच रहा हो कि 5 साल बाद ये CPEC की वजह से पाकिस्तान कहाँ होगा, 10 साल बाद कहाँ होगा और हमने क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर्विस सेक्टर है, जैसे रिटेल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि 24% उसका GDP में से है और टैक्स में उसका 1.5% हिस्सा है। जिस तरह रिटेल के बड़े बड़े मतलब स्टोर आ रहे हैं और जिस तरह वो पैसे कमा रहे हैं, जो उनका बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, FBR में किसी को पता ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। विजन, लैक ऑफ विजन जो है ये बड़ी अहम चीज है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, यू विल हैव टू अस, क्योंकि मैंने आपसे बड़ा अहम सवाल पूछना है। CPEC का इन्होंने इतना चर्चा किया, इतना तमाशा बनाया, और जब बजट आया तो CPEC के मुतालिक मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई मेजर्स लिए या नहीं लिए, और अगर मेजर्स लिए भी तो वो बड़े लिमिटेड मेजर्स हैं, आई थिंक टू फैसिलिटेट सर्टन पीपल। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम बजट कैसा रहा, किस तरह का रहा। और मैं अब डॉक्टर अशफाक हसन साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये CPEC का इन्होंने इतना चर्चा किया, इतना तमाशा किया, इनको डॉक्टर ने लिख के दिया था कि जनाब दिन में 3 दफ़ा CPEC वाली गोली खानी है, और वो भी बग़ैर पानी के। तो इन्होंने इतना CPEC अवाम को ओवरडोज दे दिया, CPEC का इन्होंने क्रेज़ी कर दिया लोगों को, और ब्रेन वॉशिंग GT रोड के इर्द गिर्द तो इतनी ज़्यादा कर दी CPEC के मुतालिक। और बजट में दिया ठेंगा, वो वाला ठेंगा नहीं जो फेसबुक के अंदर होता है, क्योंकि वो तो लाइक वाला ठेंगा होता है, ये ठेंगा माने कुछ भी नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, आपने बजट में कुछ देखा विच एक्चुअली हैज सम सब्सटेंस और मटीरियल व्हेन इट कम्स टू CPEC? देखें, मैं आपको अगर बहुत फ्रैंकली बात करूं, आप हैरान होंगे, इस गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं था CPEC। आप हैरान होंगे। जी जी, आपके सुनने वाले भी हैरान होंगे ना। जी जी, मैंडेट नहीं था। कहा गया था कि बस कहानी देते चले जाओ, शोर मचाते चले जाओ, करना वरना तुमने कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आया, शोर बहुत नजर आया है। जी, ठीक है ना। जी जी, तो बजट में ये तो लोग लिखते भी रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ पर होगी? ये डेवलपमेंट बजट में होती है ना, कि आप डेवलपमेंट बजट में CPEC के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को के लिए कितने पैसे एलोकेट कर रहे हैं। राइट। तो जितने एलोकेट किए गए हैं, ये तो अभी 15-20 साल में भी CPEC से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। तो उस पर पता नहीं कितना फिर कॉस्ट ओवररन हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो ये है, ये इसी तरीके से चला है 3-3.5 साल। शोर हंगामा, गेम चेंजर, फेड चेंजर, जिधर जाओ मुझे गेम चेंजर, फेड चेंजर नजर आता था, गेम चेंजर नजर आता था कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो असल में हम 2 तरह के मुल्क हैं एशिया में, एक है डूअर्स, एक है टॉकर्स। जितने भी ईस्ट एशियन नेशन है ना, वो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। और हम जो लोग हैं साउथ एशिया में, इसीलिए हम पीछे रह गए कि हम बातें करने के बड़े बादशाह होते हैं, काम वाम नहीं करते हैं हम, इसीलिए पीछे रह गए हम। तो ये CPEC की जो कहानी है वो बिल्कुल इसी के साथ में है, डूअर्स एंड टॉकर्स की। वी आर टॉकर्स। बिल्कुल 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 जिस दिन हम डूअर्स बन जाएंगे, पाकिस्तान की हालत ठीक हो जाएगी। सर, बहुत आपने अहम बात की है, और यकीन करें
आज मेरे ख्याल आपने बिल्कुल सही तौर पर प्रेजेंट किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का अलमिया भी यही रहा है, और जैसे आपने कहा कि ये चीज़ बहुत पहले आप जैसे विजन रखने वाले लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली थी कि ये वाला नैरेटिव सिर्फ एक कहानी था। अच्छा किया आपने इसकी वजाहत कर दी। मैं यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ भी टच करना चाहूँगा। मैं बशारत कुरैशी साहब को भी गुफ्तगू में इंक्लूड करता हूँ। बशारत कुरैशी साहब, सिर्फ मुझे ये बताइएगा, मैं चाहूँगा मैं क्लोजिंग रिमार्क ज़रूर लूँ डॉक्टर अशफाक साहब से, लेकिन मुझे बताइएगा आम आदमी के लिए क्या इसमें फैसिलिटेशन मौजूद है इस बजट के अंदर, क्योंकि आम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा मुख्तसर जवाब। जी बशारत साहब। गुजारिश ये है कि बात शुरू हुई थी 12 लाख की एग्जम्पशन से। जी मैंने 1986 में ज्वाइन किया था FBR को, फील्ड फार्मेशन में मेरी पोस्टिंग हुई थी पहली, तो उस वक्त 24,000 थ्रेश होल्ड थी और लोग 24,100, 500, 25,000, 30,000 अपनी शो कर देते थे रिटर्न पे। फिर वो 30,000 हो गई अगले साल ही। फिर महबूब अल हक साहब आ गए, उन्होंने ₹1,00,000 कर दी। अब होते होते 4 पे आ गई। अब जो 24,000 वाला था वो 25,000 पे फ़र्ज़ करें रिटर्न दे रहा था, तो जब वो 30 हुई तो 30,100 पे चला गया, या 200 पे चला गया। लाख हुई तो 1,10,000 पे चला गया। 4 लाख आई तो 4.5 पे चला गया, या 5 पे चला गया। बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये तमाम बिजनेसमैन, ये एक मैं आपको मतलब बिल्कुल मैं फैक्ट ऑफ द मैटर बात कर रहा हूँ कि वो सब 12,100 पे चले जाएंगे। 12 लाख 1,000 पे, 10,000 पे, 15,000 पे। यानी जो बिजनेसमैनों के रिटर्नें हैं वो बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। उनमें फाइलर ज़्यादा आ जाएंगे, और उससे ये होगा कि वो उन लोगों को इतनी 12 लाख 13 लाख सालाना मिल जाएंगे जिससे कम से कम अपने हाउस होल्ड जो हैं वो पूरे कर लेंगे। वो अब भी इतना ही कमा रहे हैं मिनिमम, ये नहीं है कि वो नहीं कमा रहे, लेकिन वो 4 लाख 5,000, 4 लाख 10,000, 5 लाख पे अड़े हुए थे। अब वो ऊपर चले जाएंगे, उनको अपने एक्सपेंडिचर करने में आसानी होगी, उनको फैसिलिटी होगी, मेंटल पीस होगा। तो ये आप कह रहे हैं कि ये एक मेजर जो है इसका ये फ़ायदा होगा। इसका जो नुकसान जो ख़जाने को होगा वो सैलरी में होगा कि सैलरी वालों के ज़ाहिर टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। हाँ, उसका प्रोपोर्शन कम है जी। लेकिन अदरवाइज़ हमारे पास जो है 12 लाख अगर टैक्स पेयर हैं तो उसमें 7 लाख तो सैलरी वाले लोग हैं, 5 लाख बिजनेस वाले लोग हैं। ठीक है ना जी। आपने अभी एक बात की कि डाकों के पीछे भागे, डाकों के पीछे क्या भागना है। 4 मिलियन यहाँ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन सिर्फ कराची में हैं, और हमारे पास पूरे 12 लाख रिटर्ने हैं पूरे पाकिस्तान की। ठीक है ना जी। तो लेकिन फिर इसका मतलब है आपने सारे छोटे छोटे चोरों को पकड़ के खूब थाने में ले जाके मारा, वो और कालिया डाकू आसाद घूमता रहा। पुलिस भी तो ऐसा ही करती है ना जी। बस जी, फिर वो आपकी सोसाइटी वाली बात याद आ गई। तो ये 12 लाख का बहरहाल आम आदमी को फायदा, आम आदमी को फायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं यहाँ पे मैं मेरे पास वक्त कम है, मैं डॉक्टर अशफाक साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सर, ये जो स्टैटिस्टिकल जगलरी है पाकिस्तान के अंदर, आई एम श्योर इट्स बीन ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हेन यू आर इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स यू मस्ट हैव नोटिस दिस। आपकी क्या इसके बारे में ऑब्जर्वेशन है? इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर साल आता है, यकीन करें, लुक्स लाइक ए मतलब अनबिलीवेबल डॉक्यूमेंट। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन हियर? एक तो इस मरतबा तो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कर दिया है। इतने एडजेक्टिव तो मेरे ख्याल में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। 2%, 3% ग्रोथ के लिए रिमार्केबल अचीवमेंट, स्टेलर ग्रोथ, मतलब यह है कि इम्प्रेसिव ग्रोथ, इस किस्म के इतने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि मुझे पढ़ के भी शर्म आने लगी। लेकिन जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने बड़ी बेशर्मी से लिखा है इसको। दूसरी चीज़ है कि मैं इस वक्त यही आर्टिकल लिख रहा हूँ, ये 5.8% जो ग्रोथ दिखाया गया है, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कि 4.7 और 9 के दरमियान में है ये। और इसमें 4 मेजर सेक्टर हैं जिसको ओवर रिप्रेजेंट किया गया है। वो मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 2-3 दिनों में, ये आप भी पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। ये सिर्फ इस साल में नहीं है। मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारी बातें आज हमें सुनने को मिली और ख़ास तौर पे दिल को तरावट मिली कि आज मईशतदान इस चीज़ पर एग्री हो गए हैं कि CPEC एक कहानी है, सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश। और जो मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, आज मुल्क के नामवर मईशतदान अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों के ऊपर खुल के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।